classes. मेरे प्रिय छात्रों, आज हम जिस टॉपिक पर विचार करेंगे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और वह है सरल आवर्त गति एवं तरंग गति। ठीक है, वह है सरल आवर्त गति एवं तरंग गति। सरल आवर्त गति मतलब एसएचएम हुआ और तरंग गति मतलब साउंड वेव हुआ। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 2 या 3 प्रश्न जो है नीट में हमेशा आते रहते हैं, ये बात को ध्यान रखिए। 2 या 3 जो प्रश्न जो है हमेशा नीट में आते रहते हैं, बात याद रखिए। लेकिन सबसे पहले हम विचार करेंगे सरल आवर्त गति पर। ठीक है, सबसे पहले हम विचार करेंगे सरल आवर्त गति पर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, यहाँ पर जो है शॉर्ट में कहते हैं एसएचएम। ठीक है, शॉर्ट में एसएचएम। तो सबसे पहले हम विचार करेंगे सरल आवर्त गति। सबसे पहले हम विचार करेंगे सरल आवर्त गति। ठीक है, तब सुनिए ध्यान से। सरल आवर्त गति समझने के पहले हमें समझना होगा आवर्त गति क्या है। सरल आवर्त गति समझने के पहले हमें समझना होगा आवर्त गति क्या है। आवर्त गति उस गति को कहते हैं एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में कोई गति अपने आप को बार बार पुनरावृत्ति होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में किसी गति का, एक निश्चित समय अंतराल में किसी गति का हमेशा पुनरावृत्ति होता है, उस गति को आवर्त गति कहते हैं। समझ गए, उस गति को आवर्त गति करते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण। ठीक है, और यह समझ लीजिए कि जितने सरल आवर्त गति हैं, जितने सरल आवर्त गति वो सब आवर्त गति होता है। जितने सरल आवर्त गति है वो सब आवर्त गति होता है, लेकिन सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होता है। जितने सरल आवर्त गति है सभी आवर्त गति होता है, लेकिन सभी आवर्त गति सरल आवर्त गति नहीं होता है। समझ गए? अच्छा, अब देखिए, तब सवाल है कि सरल आवर्त गति कहते किसको हैं। प्रश्न है कि नहीं है कि सरल आवर्त गति कहते किसको हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ओ क्या है, मध्य बिंदु, जिसको साम्य बिंदु भी कह सकते हैं, साम्य अवस्था भी कह सकते हैं। ए और बी क्या है, ए और बी महत्तम बिंदु है। ठीक है, ए तथा बी महत्तम बिंदु है। यदि कोई पिंड या कोई कण, ठीक है, यदि कोई पिंड या कण अगर ओ पर है, ओ बिंदु पर है और उसको थोड़ा सा विक्षोभित कर दिया गया, थोड़ा सा विक्षोभित, ओ से महत्तम कहाँ तक गया, ए तक, ओ से महत्तम ए तक, पुनः ए से ओ पर, ओ से बी पर और पुनः बी से ओ पर। फिर से समझिए, ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ, तब एक दोलन कहते हैं, उसे एक दोलन कहते हैं। एक दोलन का मतलब हुआ कि एक दोलन का मतलब हुआ कि ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ। एक दोलन में जितना समय लगता है, एक दोलन में जितना समय लगता है उसे हम दोलन काल कहते हैं। एक दोलन में जितना समय लगता है उसे हम दोलन काल कहते हैं। पर सेकेंड माने प्रत्येक सेकेंड जितना आवर्त काल होता है या दोलन काल होता है उसे आवृत्ति कहते हैं, पिंड की आवृत्ति कहते हैं। समझ गए? उसे पिंड की आवृत्ति कहते हैं। दिमाग बैठ गया? एक दोलन में जितना समय लगता है उसे हम दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं,
तथा प्रति सेकंड जितना दोलन होता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। समझ गए? यहाँ पर दो आवर्तकाल का सेकंड, आवृत्ति का होगा सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज या सीपीएस। सीपीएस से डिनोट करते हैं, सीपीएस। सीपीएस मतलब साइकिल पर सेकंड। आवृत्ति का 3 मात्रक हो सकता है, सेकंड इनवर्स, हर्ट्ज और सीपीएस, साइकिल पर सेकंड। ठीक है, समझ गए? अगर जनरल फिजिक्स है, सामान्य भौतिकी है, उसमें फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करते हैं और करंट में स्मॉल एफ से, और आधुनिक भौतिकी में न्यू से। ई बराबर कितना होता है? एच न्यू। मालूम है? ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये समझ गए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ओ से ए पर गया तो ऑटोमेटिक ए से ओ पर आएगा, ओ से ए पर गया तो ऑटोमेटिक ए से ओ पर आएगा। ए से ओ पर जो लाता है, जो बल कार्य करता है, उसे प्रत्यायनन बल कहते हैं। प्रत्यायनन बल कोई भी हो सकता है, उसे प्रत्यायनन बल कहते हैं। प्रत्यायनन बल कहते किसको हैं? प्रत्यायनन बल कहते हैं जो बार बार पिंड को मध्य बिंदु पर लाए, जो क्या चाहता है कि बार बार पिंड साम्य अवस्था में रहे। ठीक है, ओ से ए पर गया, ए से ओ पर आएगा, प्रत्यायनन बल कारण। ओ से बी पर गया, बी से ओ पर आया, प्रत्यायनन बल के कारण। तो प्रत्यायनन बल वह बल है जो बार बार पिंड को मध्य बिंदु पर खींच कर लाता है, सामान्य अवस्था में खींच के लाता है। तो यह बात जान लीजिए कि यदि प्रत्यायनन बल नहीं लगता है, यदि प्रत्यायनन बल नहीं लगता है, तब सरल आवर्त गति नहीं होगा, तब सरल आवर्त गति नहीं होगा। समझ गए? तब यहां पर सरल आवर्त गति नहीं होगा। प्रत्यायनन बल के कारण ही सरल आवर्त गति होता है। दिमाग बैठ गया? दूसरी बात, यहां पर देखिए, वह गति जो 4 गुण को प्रदर्शित करती है, वह गति जो 4 गुण को प्रदर्शित करती है, उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। पहला गुण क्या है? पहला गुण है यह एक प्रकार का आवर्त गति है। फर्स्ट गुण है, पहला गुण है यह एक प्रकार का आवर्त गति है। ठीक है, दूसरा यहां पर है कि यह एक सरल रेखा में मध्य बिंदु के परितः आगे पीछे की गति है। समझ गए? एक सरल रेखा में मध्य बिंदु के परितः आगे पीछे की गति। आगे पीछे फ्रेज है, मुहावरा है। ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ। ठीक है, या ये मध्य बिंदु के परितः, बार बार मध्य बिंदु के परितः आगे पीछे की गति है। समझ गए? तीसरा गुण इसका क्या है? त्वरण की दिशा सदैव मध्य बिंदु की तरफ होती है। त्वरण की दिशा सदैव मध्य बिंदु की तरफ होती है। ठीक है, और चौथा जो गुण है, चौथा गुण ये है कि यहाँ पर जो त्वरण निकलता है, जो त्वरण अगर समानुपाती विस्थापन के हो गया, त्वरण समानुपाती विस्थापन के हो गया, तब वह गति सरल आवर्त गति है। समझ गए? सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे? विस्थापन। फिर उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? वेग। पुनः उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे? त्वरण। और अंत में त्वरण जो ज्ञात हुआ, अगर त्वरण जो है विस्थापन के समानुपाती हो गया, तब वह गति जो होगा सरल आवर्त गति होगा। तब ये बात को दिमाग बैठा रखिए, सरल आवर्त गति के लिए शर्त, सरल आवर्त गति के लिए शर्त। ठीक है, पहला, त्वरण जो होगा, त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन के होगा। त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन के होगा। ठीक है, आप सीधे प्रूफ कर दीजिए, अगर त्वरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस विस्थापन क्या गया तो गति सरल आवर्त गति है। या प्रत्यायनन बल समानुपाती माइनस विस्थापन, प्रत्यायनन बल समानुपाती माइनस विस्थापन।
तो प्रत्यानयन बल समानुपाती माइनस विस्थापन, है दो शर्त को जो फुलफिल करता है वो सरल आवर्त गति है। प्रत्यानयन बल बराबर माइनस विस्थापन आ गया तो गति क्या होगा, सरल आवर्त गति। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि त्वरण की दिशा सदैव मध्य बिंदु की तरफ है, त्वरण की दिशा सदैव मध्य बिंदु की तरफ है। ठीक है, अगर आपको त्वरण समानुपाती विस्थापन आ गया लेकिन ऋणात्मक चिन्ह नहीं आएगा, तब समझ लीजिए कि वो गति सरल आवर्त गति नहीं होगी। वह गति आवर्त गति होगी लेकिन सरल आवर्त गति नहीं होगी। सरल आवर्त गति के लिए कंडीशन है ऋणात्मक चिन्ह आना चाहिए। ऋणात्मक चिन्ह क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है कि हमेशा त्वरण की दिशा जो होती है मध्य बिंदु की तरफ होती है। समझ गए? अब कुछ बातें समझिए। जैसा कि मैंने बताया, एक दोलन में जितना समय लगता है उसे दोलन काल कहते हैं या आवर्त काल कहते हैं, जिसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर जब तक एक दोलन नहीं हुआ, अगर रास्ते में है पिंड या कण, तब वह दोलन काल नहीं हुआ, वो समय हुआ, वो तात्क्षणिक समय हुआ, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। तो देखिए, कैपिटल टी कांस्टेंट है, कैपिटल टी नियत है। जब तक एक दोलन नहीं होगा तब तक कैपिटल टी नहीं लिख सकते। अगर स्मॉल टी है, इसका मतलब कि पिंड का एक दोलन नहीं हुआ है, वो अभी रास्ते में है। ठीक है, समझ गए? प्रति सेकंड जितना दोलन होता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। प्रति सेकंड जितना दोलन होता है उसे आवृत्ति कहते हैं। समझ गए? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी। ठीक है, समझ गए? मध्य बिंदु से कोई पिंड जितनी महत्तम दूरी तय करता है, बात समझ रहे हो? मध्य बिंदु से कोई पिंड जितनी महत्तम दूरी तय करता है उसे हम आयाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं, जिसे एम्पलीट्यूड, इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ ओ ए या ओ बी, ओ ए या ओ बी जो होगा वह आयाम होगा। ठीक है, ओ ए या ओ बी जो होगा वह आयाम होगा। आप समझ गए? ओ ए या ओ बी आयाम होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य बिंदु से किसी पिंड के द्वारा तय की गई महत्तम दूरी, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। ओ ए या ओ बी को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। जनरली इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, जनरली इसे हम स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए? तो एक बात समझिए, अगर आपको कहा जाए कि एक आवर्त काल में विस्थापन कितना होगा, एक आवर्त काल में विस्थापन कितना होगा, तो देखिए, ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ, विस्थापन शून्य होगा। क्योंकि एक आवर्त काल में वो कहाँ पर पहुंच जाता है? मध्य बिंदु पर। एक आवर्त काल में मध्य बिंदु पर पहुंच जाता है, तब विस्थापन जो होगा वो शून्य होगा। समझ गए? विस्थापन शून्य होगा। लेकिन कहा जाए कि एक आवर्त काल में दूरी कितनी होगी, तो एक आवर्त काल में दूरी कितनी होगी, तो देखिए, ओ से ए तक का हमने कितना लिया है? ए, स्मॉल ए। तो ओ से ए से ओ से बी और बी से ओ, 4a होगा। तो याद रखिए, एक आवर्त काल में विस्थापन शून्य होता है, एक आवर्त काल में विस्थापन शून्य होता है, तथा एक आवर्त काल में दूरी जो होती हो वह 4a के बराबर होती है। एक आवर्त काल में दूरी जो होती है वह 4a के बराबर होती है। दिमाग बैठ गया? कंसेप्ट मिल गया? अब सुनिए, यदि कोई पिंड O से A तक जाता है, यदि कोई पिंड O से A तक जाता है, ये क्या हुआ? महत्तम बिंदु। A महत्तम बिंदु हुआ, तो A महत्तम बिंदु हुआ। तो अगर कोई पिंड O से A पर जाता है तो महत्तम बिंदु A पर क्या क्या महत्तम होगा? बिंदु A पर विस्थापन महत्तम होगा। जहां विस्थापन महत्तम होगा वहां त्वरण महत्तम होगा, जहां विस्थापन महत्तम होगा वहां त्वरण महत्तम होगा।
और स्थितिज ऊर्जा महत्तम होगी, तथा स्थितिज ऊर्जा महत्तम होगी। तो महत्तम बिंदु पर 3 राशियां महत्तम होती है। महत्तम बिंदु पर 3 राशियां महत्तम होती है। कौन कौन? विस्थापन, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा। विस्थापन, त्वरण और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। जब महत्तम बिंदु से मध्य बिंदु पर आता है तो 2 राशियां महत्तम होती है। जब महत्तम बिंदु से मध्य बिंदु पर आता है तब 2 राशियां महत्तम होती है, एक वेग और दूसरा गतिज ऊर्जा मध्य बिंदु पर 2 राशियां महत्तम होती है, मतलब ओ बिंदु पर वेग एवं गतिज ऊर्जा। समझ गए? तो अब आप पूछिएगा कि अगर कोई पिंड अगर सरल आवर्त गति करता है, यदि कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो महत्तम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा महत्तम होती है, महत्तम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा महत्तम होती है। ठीक है। और मध्य बिंदु पर गतिज ऊर्जा महत्तम होती है। लेकिन कहा जाए कि न पिंड जो है न महत्तम बिंदु पर है और न मध्य बिंदु पर है, बीच में कहीं रास्ते में है, तब कौन ऊर्जा होगा? प्रश्न है कि नहीं है प्रश्न? तब अगर मान लीजिए न महत्तम बिंदु पर है न मध्य बिंदु पर है, बीच रास्ते में है, तब कौन ऊर्जा होगा? वहां पर सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा होगा। वहां पर सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा होगा। किसी भी बिंदु पर जो है आपको सरल आवर्त गति की कुल ऊर्जा होगी और कुल ऊर्जा का मान जो होता है नियत होता है। सरल आवर्त गति के कुल ऊर्जा का मान जो होता है वो नियत होता है। ठीक है, समझ गए? अब देखिए ऐसा कौन कौन उदाहरण है जो सरल आवर्त गति कर सकता है। देखिए जैसे सरल दोलक इसका उदाहरण हुआ, स्प्रिंग दोलक इसका उदाहरण हुआ। फिर उसका उदाहरण कौन हुआ? यू आकार के नली में द्रव्य की गति, यू आकार के नली में द्रव्य की गति, ये सब उदाहरण जो हुआ सरल आवर्त गति का हुआ। ठीक है, यह उदाहरण जो हुआ सरल आवर्त गति का हुआ। जैसा तुम लोग जानते हो जनरली गति जो है 2 प्रकार की होती है, एक होती है रेखीय गति और दूसरा होता है घूर्णन गति। एक होता है रेखीय गति और दूसरा होता है घूर्णन गति। तो रेखीय गति में जो SHM होगा, रेखीय गति में जो सरल आवर्त गति होगा उसे कहते हैं रेखीय सरल आवर्त गति, उसे कहते हैं रेखीय सरल आवर्त गति। ठीक है। और घूर्णन गति में जो सरल आवर्त गति होगा उसे कहते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। ठीक है, उसे कहते हैं कोणीय सरल आवर्त गति। ठीक है। तब यहाँ पर रेखीय सरल आवर्त गति में क्या कंडीशन है? त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन के। ठीक है, या प्रत्यानयन बल समानुपाती माइनस विस्थापन के। ठीक है। और कोणीय सरल आवर्त गति में क्या है? कोणीय त्वरण समानुपाती माइनस कोणीय विस्थापन के। कोणीय त्वरण जो है कोणीय त्वरण समानुपाती माइनस कोणीय विस्थापन के, या प्रत्यानयन बल आघूर्ण समानुपाती माइनस कोणीय विस्थापन के। समझ गए? लेकिन ये बात को ध्यान रखिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो रेखीय सरल आवर्त गति है, सबसे महत्वपूर्ण। क्योंकि आज तक अभी तक जो भी सरल आवर्त गति पर प्रश्न आए हैं वो जनरली आपको रेखीय सरल आवर्त गति से ही पूछा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब देखिए स्टार्टिंग में सरल आवर्त गति का सूत्र निकलेगा जो उसका मेन सूत्र होगा, लेकिन सूत्र निकालने के पहले आपको कुछ बातें और बता दें। सरल आवर्त गति का सूत्र जो होता है वो जनरली साइन या कोसाइन फलन में लिया जाता है। त्रिकोमेट्री की साइन या कोसाइन फलन में लिया जाता है सरल आवर्त गति का सूत्र। क्यों? क्योंकि 2 ही फलन है, त्रिकोमेट्री में 2 ही फलन है, साइन तथा कोसाइन जो आवर्त फलन है।
दो ही फलन है, साइन तथा कोसाइन, जो आवर्त फलन है। समझ गए? या तो साइन में लेते हैं, नहीं तो कोसाइन में लेते हैं। दूसरी बात, सरल आवर्त गति का समीकरण जो होता है, सरल आवर्त गति का समीकरण जो होता है कभी स्क्वायर में नहीं होता, ये बात को ध्यान रखिए। सरल आवर्त गति का समीकरण स्क्वायर में, वर्ग में नहीं होता है। समझ गए? अब विचार हम कर रहे हैं सरल आवर्त गति के समीकरण पर। पहले एक बात समझिए, मान लीजिए कि यहां पर जो है एक कोई कण है, ठीक है, कण है। कण को यहां पर एक कण है, कण को यहां पर मिलाते हैं, यहां पर आकर मिलता है, यहां पर आया, फिर यहां मिलाते हैं, यहां पर आकर मिला, यहां पर आकर मिला, यहां पर आकर मिला, यहां पर आकर मिला, यहां पर। ये जो क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट है, ये जो क्रॉसपॉन्डिंग बिंदु है, उसको लंबवत प्रक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत प्रक्षेप। ठीक है, लंबवत प्रक्षेप, फुट टू परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं फुट टू परपेंडिकुलर। दिमाग बैठ गया? तब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कोई पिंड या कोई कण, एक रेफरेंस सर्किल दिया गया है, रेफरेंस सर्किल। ये रेफरेंस सर्किल मानिए, जिसमें हम सरल आवर्त गति का समीकरण निकालेंगे। ये रेफरेंस सर्किल लिया गया है, तो इस सरल रेफरेंस सर्किल में कोई कण या पिंड घूम रहा है। एक्स से कहाँ गया? वाई, वाई से एक्स डैश, एक्स डैश से वाई डैश, वाई डैश से एक्स, एक्स से वाई, वाई से एक्स डैश, एक्स डैश से वाई डैश, वाई डैश से एक्स। तब कितना एंगल बनाएगा? कोण कितना बनाएगा? कोण बनाएगा 2 पाई। कोण बनाएगा 2 पाई और टाइम लगेगा कैपिटल टी। तो ओमेगा का कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा? ओमेगा का कांस्टेंट वैल्यू होगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक है, ओमेगा का कांस्टेंट वैल्यू होगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब आपको हम बताते हैं, ध्यान सुनिए। t = 0 पर पिंड कहां पर है? x पर। उसका फुट टू परपेंडिकुलर कहां पर है? O पर। यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां y पर आकर दोनों मिल गया। फिर आया यहां पर, तो यहां x डैश पर आएगा तो पुनः O पर। फिर यहां तो यहां तो y डैश पर आकर दोनों कॉइंसाइड कर गया। फिर यहां तो यहां, फिर x पर आएगा तो ऊपर। तो क्या कंसेप्ट निकलता है, क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर रेफरेंस सर्किल में पिंड या कण एक बार घूमता है, तब उसका फुट टू परपेंडिकुलर, समझे, लंबवत प्रक्षेप जो है, O से Y, Y से O, O से Y डैश और Y डैश से O, और दोलन करता है Y एक्सिस में। O से Y, Y से O, O से Y डैश और Y डैश से O, दोलन करता है। तब O वृत्त का केंद्र क्या होगा? मध्य बिंदु। O वृत्त का केंद्र क्या होगा? मध्य बिंदु। Y तथा Y डैश का होगा? Y तथा Y डैश जो होगा वो महत्तम बिंदु होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सुनिए, मान लीजिए समय के किसी अंतराल में पिंड जो है एक से कहां पर पहुंचा? P पर। x पर टाइम कितना है? t = 0, और P पर पहुंचा तो कितना समय लगा? t सेकेंड में पहुंचा। तो उसका फुट टू परपेंडिकुलर लंबवत प्रक्षेप कहां पर रहेगा? n पर रहेगा। तो एंगल कितना बनाया? एंगल XOP बराबर कितना? ओमेगा टी। ठीक है, एंगल XOP बराबर ओमेगा टी, जिसको थीटा माने हैं, थीटा बराबर ओमेगा टी। ओमेगा का जनरल फार्मूला क्या होगा? ओमेगा का जनरल फार्मूला होगा थीटा बाई स्मॉल टी। ठीक है, ओमेगा का जनरल फार्मूला होगा थीटा बाई स्मॉल टी। तो थीटा इक्वल टू कितना होगा? ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल XOP इक्वल टू कितना होगा? ओमेगा टी। तो P पॉइंट पर अगर पहुंचता है तो उसका फुट टू परपेंडिकुलर कहां पर है? उसका लंबवत प्रक्षेप कहां पर है? N पर। तो विस्थापन कितना हो गया? ON, विस्थापन ON। अब देखिए, विस्थापन का व्यंजक ट्रायंगल ए ओमेगा टी है, तो ये एंगल कितना होगा? ओमेगा टी। क्लियर? ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा होगा। क्लियर है? मतलब ये एंगल ओमेगा टी तो ये ओमेगा टी। तो ट्रायंगल OPN में
साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओ एन बाई ओ पी, ठीक है। साइन ओमेगा टी इक्वल टू ओ एन बाई ओ पी, और ओ एन इक्वल टू ओ पी साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ओ एन इक्वल टू ओ पी साइन ओमेगा टी। ओ एन का मान कितना है, वाई, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, समझ गए। विस्थापन का फॉर्मूला निकल गया। विस्थापन का फॉर्मूला क्या निकला, वाई बराबर कितना, ए साइन ओमेगा टी। अगर वाई एक्सिस में अगर हम विचार करते हैं, यदि वाई एक्सिस में हम विचार करते हैं, वाई अक्ष में विचार करते हैं, तब यहाँ पर विस्थापन आएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर एक अक्ष में विचार करेंगे, यदि एक अक्ष में विचार करेंगे तो आएगा कॉस के टर्म में, तब वो कॉस के टर्म में आएगा x इक्वल टू कितना, ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, समझ गए। तब आपको क्लियर हो गया, या तो साइन में लेते हैं नहीं तो कोसाइन में, क्योंकि साइन या कोसाइन यही दोनों जो है वो त्रिकोणमिति में आवर्त फलन है, वह त्रिकोणमिति में आवर्त फलन है, समझ गए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है आपको y इक्वल टू कितना हुआ, ए साइन ओमेगा टी, और y मैक्स इक्वल टू कितना हुआ, ए, y मैक्स ए होगा, y मैक्स ए होगा, ठीक है, y मैक्स ए। क्यों y मैक्स ए होगा, तो y मैक्स ए इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो है साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है, साइन ओमेगा टी का महत्तम मान जो होता है 1 होता है। साइन ओमेगा टी का महत्तम मान 1 होता है, और कितना पर होता है, 90 डिग्री पर। तो वाई मैक्स का मान क्लियर हो गया। अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करें, यदि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये जो हुआ साइन ग्राफ हुआ, ठीक है, ए प्लस ए हुआ, ए माइनस ए हुआ, ठीक है, ए कैपिटल टी हुआ, ए कैपिटल टी बाई 2 हुआ। ये हुआ विस्थापन ग्राफ, ये हुआ आपका विस्थापन ग्राफ, ये हुआ आपका विस्थापन ग्राफ। तो विस्थापन ग्राफ जो हुआ, विस्थापन ग्राफ, ये हुआ आपका साइन ग्राफ, विस्थापन ग्राफ हुआ, ठीक है, समझ गए। तो विस्थापन का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ओमेगा का वैल्यू सुविधा के अनुसार रख सकते हो। ओमेगा का वैल्यू सुविधा के अनुसार अगर टाइम पीरियड दिया है, यदि टाइम पीरियड दिया है तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है। तो फार्मूला क्या लिखिएगा, टाइम पीरियड दिया है तो 2 पाई बाई कैपिटल टी, तो फार्मूला क्या लिखेगा, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, ठीक है, समझ गए। और यदि फ्रीक्वेंसी दिया है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दिया है तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी, ठीक है, समझ गए। तो ये हुआ विस्थापन का फॉर्मूला, ये हुआ विस्थापन का फॉर्मूला। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, y इक्वल टू हुआ ए साइन ओमेगा टी, और ये हुआ आपका ग्राफ। ये कौन ग्राफ हुआ, विस्थापन ग्राफ, क्योंकि साइन ग्राफ में विस्थापन ग्राफ लिया जाता है, साइन ग्राफ में विस्थापन ग्राफ लिया जाता है, समझ गए। तो साइन ग्राफ में विस्थापन ग्राफ लिया जाता है इसलिए कि हमने फलन जो लिया है, विस्थापन का समीकरण जो लिया है वो साइन में लिया है। यदि अगर हम विस्थापन का समीकरण, यदि हम विस्थापन का समीकरण को साइन में लेते हैं, यदि हम विस्थापन का समीकरण को साइन में लेते हैं, तब वहाँ पर विस्थापन ग्राफ को साइन ग्राफ होगा, दिमाग में बैठ गया, तब वहाँ पर विस्थापन ग्राफ को साइन ग्राफ होगा, नो प्रॉब्लम। साइन में लिए तो साइन ग्राफ हुआ, अगर विस्थापन को साइन में लेते हैं तो वहाँ पर विस्थापन ग्राफ को साइन ग्राफ होगा, ठीक है, समझ गए।